मैम आपका माइक ऑन। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? जी आ रही है, आवाज आ रही है। ओके, नमस्कार साथियों। वर्तमान परिदृश्य बहुत ही भयावह व डरावना है। विभिन्न आपदाओं से घिरा हमारा भारत देश, बल्कि ये कहें कि पूरा विश्व। इसका मूल कारण क्या है? क्या वाकई इन आपदाओं का मुख्य कारण हम मनुष्य हैं? हाँ, लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जैव प्रजातियों का विलुप्त होना, इन सब कारणों का उत्तरदायित्व किस पर जाता है? ये भयावह परिस्थितियां जो लगातार निर्मित हो रही हैं, इनके जिम्मेदार कौन हैं? क्यों आवश्यकता आन पड़ी है आज जैव विविधता संरक्षण की? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब के लिए हमारी टीम के द्वारा आज के प्रोग्राम जैव विविधता हमारी धरोहर, इसके संरक्षण पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है, जिसमें आज के हमारे मुख्य वक्ता माननीय श्री श्रीनिवास मूर्ति रंगैया जी हैं, जो कि एमपी स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के फॉर्मर मेंबर सेक्रेटरी हैं। आपने गुना, पन्ना, कान्हा, कियार, सागर, उमरिया, ग्वालियर आदि जगहों में वन्य जीव प्रभागों में डीएफओ के रूप में कार्य किया। आपने एमपी प्रशासन अकादमी में सेवा की और 2009 से 15 के बीच आप पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड निर्देशक थे। आपकी रुचि के क्षेत्र हैं एचआर, नेचर एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन, फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज और फोटोग्राफी। आपको 1993 में भारतीय वन्य जीव संस्थान से ऑल राउंड बेस्ट वाइल्ड लाइफ पुरस्कार मिला। आपने 2009 से 15 के बीच विश्व प्रसिद्ध पन्ना टाइगर रीइंट्रोडक्शन को लागू करके पन्ना बाघों को 0 से 32 तक पुनर्जीवित किया। आपको सक्रिय प्रबंधन में उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। 2016 में पदक और उत्कृष्टता पुरस्कार। 2016 में ही मध्य प्रदेश सरकार से बाघों को पुनः स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश से गौरव सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा उत्कृष्ट पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया। ऐसे गुणी कर्मठ व्यक्तित्व के व्यक्ति आज हमारे बीच मुख्य वक्ता श्रीनिवास मूर्ति रंगैया जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर निधि शुक्ला, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला शहडोल से, और मेरी टीम के अन्य सदस्य श्री ओम प्रकाश पाटीदार जी, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाजापुर से, श्री शैलेंद्र कसेरा जी, कमला सागर हायर सेकेंडरी स्कूल नलखेड़ा से। हमारी सब टीम के सारे सदस्यों के द्वारा एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने से पहले श्री ओम प्रकाश पाटीदार जी से आग्रह करती हूँ कि वे संक्षिप्त में हमारी टीम के द्वारा समय समय पर जो जीवों के लिए कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं, इस लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने, हमारी टीम ने मिलकर के ऑनलाइन कुछ कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनका आप संक्षिप्त विवरण से अवगत कराएं। श्री ओम प्रकाश पाटीदार जी। पाटीदार सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण लगता है पाटीदार सर हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए, मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री निवास मूर्ति जी से आग्रह करती हूँ कि वे आज हमें व हमारे जैसे हजारों शिक्षकों को जो इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो हमें आप अपना प्रायोगिक अनुभव हमारे साथ साझा करें, हमें मार्गदर्शित करें। सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर जो कार्यक्रम को जो आयोजक हैं, विज्ञान प्रसार नेटवर्क ऑफ साइंस क्लब्स, जो इससे संबंधित सभी लोग हैं,
हर नाम से तो याद नहीं कर पाऊंगा। आप सबको मेरा सादर सर मैं अभिनंदन। बताती हूँ। जी जी जी। एक तो पाटीदार साहब हैं, शैलेंद्र जी हैं और निधि मैडम हैं, जी और जी आप सभी लोगों को, जी मतलब पर्दे के पीछे पर्दे के आगे जो भी हैं, जी आप सबको मेरा अभिनंदन है। जी कि इस बात को लेके इस बात की खुशी होती है कि एक संस्था अपनी तरफ से आगे आके जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाने की दिशा में, वो भी कोविड की दूसरे वेव में भी मतलब तैयार है, तत्पर है। इस बात से काफ़ी मतलब प्रसन्नता और अच्छा लगता है। खासकर टीचर से और बच्चों से बात करना मेरे लिए बहुत ही एक प्रसन्नता का बात रही, साथ में कि एक ऊर्जा जो है आप ही लोगों से मिलता है। मेरा लगभग 60 साल का उम्र हो गया और 32 साल का 33 साल का मैंने शासकीय जीवन बिताया है। उसमें कभी भी कहीं पर भी मतलब कोई चीज़ आगे पीछे जब होती है व्यवस्था में, तो उसमें से कहाँ से ऊर्जा मिलता है कि आप ही लोगों से मिलता है। तो मेरा पन्ना का मतलब जो यात्रा रहा, जहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन को मतलब एक नया मोड़ दिया पूरा दुनिया के लिए, और दूसरा या फिर भोपाल में हम लोग बर्ड वाचिंग कैंप शुरू किए, मतलब 2005 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर भी बच्चों से टीचर से ही मेरा ज़्यादा मतलब आशा बनी रही। भले मैं वन अधिकारी रहा, लेकिन मेरा सीधा संपर्क टीचर से और स्टूडेंट से नाता बनी रहा। वो इसलिए है कि लगभग 20 एक साल पहले नौकरी में आने के बाद जब देखते थे चारों तरफ से, भाई वनों को और प्रकृति को, नेचर को क्यों इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, मुझे समझ में आया कि विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं कमी रही होगी। इन चीज़ों की महत्व के बारे में लोगों को हम समझा ना पाए। और यदि हम 30 साल की पीछे की समय देखते हैं, वहाँ पे तो बिल्कुल ये समझें कि क्या बोलते हैं, कोई इस प्रकार के एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ का कोई बात ही नहीं होती थी। इसलिए जब पिछले साल मैंने ये देखा कैसे करें क्या करें, पिछले के पिछले साल 2019 में बायोडायवर्सिटी क्विज चार्ज स्टार्ट किए थे। क्योंकि व्यवस्था में रहते रहते वो आपका जो मोगली उत्सव है उसका एक रूपरेखा मतलब कहीं ना कहीं खो चुका था वो। तो जब पिछले साल जब आया, तो मैंने देखा अब इस साल मैं रिटायर भी हो रहा हूँ, तो यदि मतलब ये बायोडायवर्सिटी क्विज को मैं आगे नहीं रखूंगा तो शायद एक व्यवस्था में ये जम नहीं पाएगा। तो फिर उसको हम ऑनलाइन क्विज के रूप में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की समन्वय से किया है। इसका मतलब मेरे को जैसा समझ में आया, बच्चों में टीचर्स में काफी उत्साह रहता है। दूसरी चीज, हम किसको जागरूक करना है पर्यावरण को लेके, तो बच्चों को जागरूक करना है, ताकि वो आगे चलते चलते वो जहां पर भी रहेंगे अपने जीवन काल में उस बात को याद रखेंगे। और दूसरा, मैं एक बात से ज्यादा विश्वास रखता हूँ, जिससे मेरे साथी लोग कुछ मेरे से मतलब ऐतराज भी रखते हैं कि भाई आजकल तुम नेचर कैंप्स में नहीं आते हो। मेरा सोच ये है कि हम पिछले 20 साल से तो नेचर कैंप में जा रहे हैं एज ए टीचर, जाने में मेरे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अकेले 2-4 व्यक्ति कब तक करेंगे। जैसा मतलब पाटीदार साहब हैं और मैडम है, आप लोग जैसा मतलब टीचर लोग यदि इस पर्टिकुलर अपना टार्च बेरर के रूप में इस बात को आगे ले जाएंगे, हर दिन आप एक आधा घंटा बच्चों से वैसे ही बात कर सकते हैं, सिलेबस में भी है, जैव विविधता नेचर सब कुछ है, लेकिन लोगों को उस दिशा में मोटिवेट करना बहुत आवश्यक है। तो ये एक प्रारंभिक बातें थी। पाटीदार साहब लाइन में आ चुके हैं, यदि वो अपने कार्यक्रम के बारे में बात करना चाहें तो 2-4 मिनट अपना बात कर ले, फिर अपनी जी मतलब जी मैंने सर। अपना व्याख्यान को मैं बात को शुरू जी किया। थैंक यू, जय हिंद। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि सर अभी आपने कहा कि हम सभी का उद्देश्य अंततः यह है कि हम बच्चों तक अपनी बातों को पहुंचाएं, ताकि बच्चे उस जैव विविधता वाले कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग और दिल में रख सके। उसी आपके और हमारे विभाग के जो मैसेज है उसको ग्राउंड लेवल पर कन्वे करने के लिए हम समय समय पर विभिन्न प्रकार की गतिविधि आयोजित करते हैं। अभी संक्षेप में आपको मैं कुछ गतिविधियों के नाम बताऊंगा जो हमने पिछले वर्ष में आयोजित की है, और आप सभी के मार्गदर्शन से पुनः इस वर्ष भी गतिविधि हम आयोजित करेंगे। सर, सबसे पहले हमने एक पिछले वर्ष की बात है नाग पंचमी की। उस समय नाग पंचमी के समय
सर्प को लेकर काफी अंधविश्वास आज भी समाज में है। तो हमने उस समय जो गतिविधि आयोजित की थी उसका नाम था एक दूर का दोस्त, जिसमें हमने सर्प के संबंध में बच्चों और उनके पेरेंट्स के मध्य सर्वे किया था कि आज भी कितने अंधविश्वास में लोग जी रहे हैं और बिना किसी कारण के सर्प की हत्या करने से नहीं चूकते हैं। उसके जो परिणाम आए वो भी काफी चौंकाने वाले थे कि अधिकतर लोग आज भी मानते हैं कि सांप की प्रजाति हमारे किसी काम की नहीं है, हम एक जानलेवा प्रजाति होती है और सभी सांप लगभग उनके अनुसार, काले रंग का सांप कोई सा हो वो उनके लिए घातक है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट है लोगों के मन में, ये इस बायोडाइवर्सिटी को खत्म करने जैसी है। तो हमने क्यूज या अन्य प्रोग्राम के माध्यम से उनको बताया कि सांप की 3 से 4 प्रजाति ही जहरीली होती है। उसके पश्चात हमने तितली बचाए प्रकृति सजाए एक गतिविधि आयोजित की थी, जिसमें तितली के फोटो लेकर बच्चों को हमें पोस्ट करना था। उस फोटो लेते समय कहीं ना कहीं वो तितली के सौंदर्य बहुत से परिचित हुए और फोटो को लेकर कौन सी तितली है, कहाँ पाई जाती है, बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी। इसी दौरान एक हमें सुनने में आया था कि राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वे हो रहा है कि भारत की राष्ट्रीय तितली कौन सी है। तो हमने बच्चों के माध्यम से उसमें भी वोटिंग करवाई थी। उसके पश्चात हमने एक गतिविधि अगले माह उसके बाद आयोजित की थी, मेरा परिवेश मेरे परिंदे। हर बच्चा लगातार अपने परिवेश में बहुत सारे पक्षियों को देखता है, लेकिन पक्षी को 4 से 5 पक्षियों को पहचानता है। तो हमने यही कॉन्सेप्ट रखा, हमने बच्चों से कहा कि आपके आसपास के जो भी पक्षी है उनके फोटो लीजिए, हमें सेंड कीजिए और फोटो सेंड करने के बाद में बच्चा एक छोटी सी क्विज में भाग लेगा और उसके बाद में उसको हमने सर्टिफिकेट भी जारी किए थे। इस गतिविधि के पश्चात हमने अगली गतिविधि जो हमने आयोजित की थी उसका नाम हमने रखा था मेरा गांव मेरी गाय। निश्चित रूप से जिस प्रकार आपने भी हमें बताया है आपके उद्बोधन में पिछली बार कि कृषि की नई वैरायटी हमारी कृषि बायोडाइवर्सिटी को नष्ट कर रही है, उसी प्रकार पशुपालन में जो नई नई वैरायटी आ रही है, विदेशी प्रजाति आ रही है, इनसे हमारी देसी प्रजाति कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है और देशज प्रजाति इस वर्तमान या इस स्थानीय भूमि के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो मेरा गांव मेरी गाय में बच्चों ने इस स्थानीय जो अपनी देसी गाय है उनकी नस्लों को पहचानने, उनके गुणों को समझने का प्रयास किया था। तत्पश्चात क्योंकि हम कोविड के दौर में हर व्यक्ति इम्यूनिटी की बात करता था, तो हमने जो अगली गतिविधि आयोजित की थी उसका नाम था मेरे मसाले मेरी औषधियां। हम औषधि के रूप में करते आ रहे हैं। हमारे सभी विद्यालय में आपके और जैव विविधता बोर्ड के गाइडेंस में लोक जैव विविधता पंजीकरण कार्यक्रम में हमारे साथ में हमें जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। और अभी कल ही हमने इसी के उपलक्ष्य में हमने गतिविधि प्रारंभ की है मधु और मधुमक्खी। मधुमक्खी का महत्व हम सब जानते हैं, जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि यदि इस दुनिया से मधुमक्खी खत्म हो जाए तो पूरा विश्व ही नष्ट हो जाएगा। आपके मार्गदर्शन में, हमारे विभाग के मार्गदर्शन में बच्चों तक हम इन गतिविधि को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद सर। अभी हम चाहते हैं कि हम आपको सुने और आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। जी बहुत अच्छा लगा पाटीदार साहब, आप लोगों का गतिविधियां काफी मतलब व्यापक है, अच्छा भी है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज मैंने ये देखा, इसमें आप लोग शाहजहांपुर से, शहडोल से और आगर मालवा से 3 जगहों से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। दिस इज अनदर बेस्ट एग्जांपल जिसको मतलब सभी लोगों को अनुसरण करने की आवश्यकता है। और अभी हम अपनी जैव विविधता से संबंधित कुछ बातें, खासकर मैं टीचर लोगों से, बच्चे लोगों से बात करूंगा कि ऐसा मत समझिए जैव विविधता माने बहुत बड़ा साइंस है और हम कि अपनी तरफ से आंख मतलब जो हाथ पैर बंधे हुए हैं हम कुछ नहीं कर सकते।
सब कुछ जो हम करते हैं, एक एवरी इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूट करता है वो ही फाइनली जैव विविधता को बचाते ले जाता है। कि बेसिक समझ भर होना चाहिए कि मैं भी एक जीव हूं, मेरे अस्तित्व बाकी सारे जीव के अस्तित्व के ऊपर निर्भर है। कुल मिला के जैव विविधता से संबंध इतना है। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, कुछ चीजों को आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, लेकिन मैंने फिर आज के हिसाब से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई की है। और आजकल कोरोना काल है, पिछले लगभग 14 महीने से पूरे दुनिया कोरोना से मतलब ग्रस्त है। फर्स्ट वेव में उतना मतलब उसकी प्रताड़ना समझ नहीं पाए, लेकिन अब इस बार एक तरफ से समझे तो होमो सैपियन की माने मानव प्रजाति का सिट्टी पिट्टी सब बंद है। हम लोग जितना मतलब बातें कहते चले थे कि हम तो जीत गए, वो कर दिया, ये कर दिया, नहीं है। मैं सभी से मतलब एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप लोग इसमें अपना मतलब कमेंट्स में लिख सकते हैं, यस मतलब वाई या नो लिख सकते हैं। कितने लोग ये आपसे जानते हैं कि कोरोना आपके पास आया था या आप कोरोना के पास गए थे? यदि हम कोरोना के पास गए हैं, यस डालिए। यदि कोरोना अपने पास आया है तो नो डालिए। मैं 1 मिनट आप लोगों को समय देना चाहता हूं, फटाफट कितने लोग इस प्रश्न, एक मूल प्रश्न का उत्तर देंगे, उसके आधार पे फिर अपन लोग बातों को समझने में काफी आसान हो जाए। प्लीज अपनी कमेंट्स की बॉक्स में यस नो बर डालिए, वाई नो, बस इतने करिए, डालते चलिए जितने लोग बात समझ में आया। और मैं पाटीदार साहब से समझना चाहता हूँ, सर अपन को मतलब क्या अभी 14:23 हुआ है, आधा घंटे में मैं समझ लूँ या फिर और कुछ कम करने की जरूरत है? नहीं सर, बिल्कुल सफिशिएंट है। सफिशिएंट है, ठीक है, ओके। तो जी सर। हाँ, सब काफी रेस्पॉन्सेस आ गए हैं। मेरे को जो समझ में आ रहा है रेस्पॉन्सेस में यस एंड नो 50-50% है। जितने लोगों ने नो कहा है आप लोग गलत है। हम कोरोना के पास गए हैं, कोरोना अपने पास नहीं आया है। इस बात को सब लोगों को समझना पड़ेगा। आई मे बी जम्बलिंग इट, वॉट एवर मे बी, द आंसर इज दैट वी वेंट टू कोरोना। कोरोना अपने पास नहीं आया है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। मेरे जो अभी जो परिचर्चा जो होगा आप लोगों से मैं बात करूंगा, इस बात को मैं खुलासा करूंगा जिनको बात समझ में नहीं आ रहा। नो इश्यू। अब आप लोग अपना रेस्पॉन्सेस डालना बंद कर दे, कोई बात नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इश्यू, यदि कोरोना के पास हम गए हैं तो इतना मूर्ख है हम लोग? मानव जाति क्या इतना मूर्ख है? आओ बैल मुझे मार या श्रेणी में आ जाते हैं? ये सबको एक बार पुनरावलोकन करने की सबसे बड़ा जरूरत है। यदि हम इस बात से सहमत हैं हम कोरोना के पास गए हैं, तो कृपा करके हम प्रकृति के साथ कभी भी ऐसे कोई छेड़खानी ना करें। कोरोना का माँ बाप निकल आएगा। अभी देखिए ब्लैक फंगस निकला है 15-20 दिन से, मतलब लोग परेशान है। माने मैं आपको अपनी मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उससे पहले भी मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, इस बात को समझता था। पिताजी की डेथ हुई थी, भोपाल में डेथ हुई थी 15 साल पहले। उनकी डेथ बॉडी को हम लोगों ने, उस समय ऐसे कोई फ्रीजर वीजर नहीं होता था, आइस की क्यूब के ऊपर बॉडी रख के ब्रदर्स वगैरह आना था, हम लोगों ने लगभग 24 से 30 घंटे इंतजार किए। लेकिन उस बॉडी में मैंने वो मतलब जो पहले जो प्रतिरोधक शक्ति था वो दिखाई देता था, उसके बाद उसमें से सड़न होना शुरू हुआ। तो सिमिलरली अपनी इम्यूनिटी की जो बात है वो लाइफ में है, आप में है, मेरे में है। लेकिन जैसे ही अपना इम्यूनिटी कम होती है, कमजोर होती है, एक नहीं यहाँ पे लाखों मतलब अरबों मतलब परजीवी है जो आपको भोजन के रूप में वो देखते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, आपको अपना घर के रूप में देखते हैं, क्योंकि आप और हम भी एक जीवी है और कुछ नहीं है। अल्लाह होमो सैपियन है, अपना बहुत बड़ा अखाड़ा क्रिएट कर लिया है, लेकिन
यदि हम नेचर के परिभाषा में देखते हैं, आप और हम अकेला अन्य एक और एक जीवी है, मतलब वी आर वन स्पीशीज अमंग द सेवरल बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ द स्पीशीज अराउंड। अब इन्हीं बातों को हम समझने के लिए बात करेंगे सार्थक रूप से। अपना अगले आधा घंटा उसके लिए हम बिताएंगे। लैपटॉप इशू हो रहा है। स्क्रीन शेयर हो रहा तो मुझे बताएंगे। जी सर। ओके। तो सबसे पहले मैं बच्चों को ये समझाना चाहूंगा कि 22 मई का जो कार्यक्रम कल का जो होना था, मेरे पास समय नहीं था, तो पाटीदार साहब लोगों ने अच्छा किया कि साहब एक दिन पहले भी हम आपसे बात करवा सकते हैं, अपनी बात आपस में हम कर सकते हैं। तो मैंने एक दिन पहले शुरू कर दिया। तो 22 मई को ही हम बायोडाइवर्सिटी डे क्यों मनाते हैं? इसका कारण यह है, 1992 में एक अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी, समझौता जो बोलते हैं, जिसमें वर्तमान में लगभग 198 देश इस पे समझौता कर चुके हैं। वो क्या है? हम लोग जैव विविधता को बचाएंगे, ये उसका मकसद है। उस पर्टिकुलर समझौते पे भारत भी एक हस्ताक्षर किया हुआ है। तो उसी के तहत अपना जो बायोडाइवर्सिटी डे आज के दिन मनाया जाता है। और बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जो बातों को चर्चा करने के लिए हर साल इस एक दिन पे उसको ज़्यादा मतलब एक पुश देने की लोग कोशिश करते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पिछले साल ये था कि हम जो कोविड शुरू हो चुका था, उसी जो एक सिद्धांत जो पिछले साल से जो शुरू हुआ था, उसी बात को आगे रखते हुए इस साल का जो थीम जो रखा ये है, वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। माने हम समस्या बनना चाहते हैं या समस्या का एक समाधान के रूप में खुद को देखना चाहते हैं, नेचर के लिए भी खुद के लिए भी। और ये बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का, मध्य प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का लोगो है। इसका ऊपर देखिएगा, जीवो जीवस्य जीवनम है। ये 3 जो शब्द है, ये अपने आप में सारे चीज को समेट देता है। जी, मेरे प्रेजेंटेशन ठीक से दिखाई दे रहा मैडम? नहीं सर, आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। नहीं सर, नहीं, आपका प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा? नहीं सर, शुरुआत में वो हुआ, फिर उसके बाद अब दिखाई दे रहा? नहीं सर, अपलोड होने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ सेकंड में अपलोड हो जाएगा। अब देखिए सर, आप भी इसको स्क्रीन पे देख पाएंगे जैसे वो शेयर होगा। हम जो देख पा रहे हैं ना, मेरे को तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सर, आप जो शेयर ऑप्शन जो है उस पे उसको क्लिक करके लिंक कीजिए। मैंने शेयर किया ना, शेयर करके ही मैं कर रहा हूँ। मेरे सामने शेयर हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अभी क्या पोजीशन है? सर, शो नहीं हो रहा है। सर, अपलोड होने में टाइम लग रहा होगा। फाइल अगर हेवी होगी तो अपलोड होने में टाइम लगेगा। ये तो सिंपल पीपीटी है। नहीं सर, अगर पीपीटी में अगर जो हेवी ग्राफिक्स होगा तो अगर साइज ज्यादा होगी तो अपलोड होने में टाइम लगेगा उसे। आप कंटिन्यू कीजिए, जैसे शेयर होगा मैं बता दूंगा अभी। ठीक है। एंटायर स्क्रीन को मतलब करना क्या मतलब, ये तो मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे। हाँ सर, शेयर स्क्रीन में जो आप चाहे तो विंडो पे जाकर भी उस जो पावर पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, विंडो पे जाके सेलेक्ट करें? हाँ, विंडो पर जाकर पावर पॉइंट को सिलेक्ट कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। नहीं, शेयर स्क्रीन है, शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। शेयर स्क्रीन के बाद स्क्रीन शेयरिंग बेस्ट ऑन गुड कंप्यूटर, शेयर स्टूडियो है एक, शेयर 2 मॉनिटर्स है, शेयर स्क्रीन है। विंडोज पे जाइए
और आपकी जो भी पर्टिकुलर फाइल है उसे सिलेक्ट करके शेयर कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ओके। अब देखिए, अभी शेयर हो गया। हाँ सर, शेयर हो चुका है। ओके सर। ठीक, ओके हाँ डन जी, आ गया। डन। अब इसको मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर प्रॉब्लम होगा टेक्निकल। तो ये बात अपन चर्चा कर चुके हैं, 22 मई को ही हम लोग इस कार्यक्रम को क्यों करते हैं। और ये है कि जीवो जीवस्य जीवनम का मतलब है कि इसमें लगभग सारे बातें समावेश हो जाते हैं। माने लाइफ के लिए, उनकी लाइफ के लिए जो लाइफ है वो लाइफ ही है। माने एंटायर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन लाइफ, इसका मतलब ये है। इस बात को ध्यान रखिए। और लाइफ उसको कहते हैं, इस ब्रह्मांड में जो भी पिंड है माने लाइफ है, वो सब इसमें कवर होते हैं। इसमें माइक्रोब्स हैं, सिंगल सेलुलर सब इंक्लूडेड है, और मल्टी सेलुलर इंक्लूडेड है, प्लांट्स इंक्लूडेड है, एनिमल्स इंक्लूडेड है, और उसके बाद मतलब सैप्रोफाइट्स जो कहते हैं, जो परभक्षी की जो जीवी है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो जनरली मतलब लोगों की मन में एक वो जो बात रहता है कि लाइफ माने जनरली मतलब वाइल्ड एनिमल से लोग उसको मतलब ज़्यादा ताल्लुकात समझते हैं, बट लेकिन बात ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है इंसान के साथ, कि जब इंसान क्या सोचता है, हम पूरे दुनिया का मालिक है ऐसा समझता है, जिसमें युगों की रूप में हमने स्लाइड दिखा रहे हैं, जबकि वो पूरे जितने भी जीव हैं उस जीव में वो भी एक जीव भर है। यदि ये ईगो से हम खुद को हटा ले तो फिर बहुत बड़ा आसान हो जाएगा। तो एक कार्टून है कि एक चीज बच्चों के लिए खास बात बताना चाहता हूं। कीड़े मकोड़े हैं, ये यहाँ पे कई सारे बिलियंस मतलब साल पहले से यहाँ पे दुनिया में आ चुके हैं। हम लोगों का जो जीवन काल है, मनुष्य का जो जीवन काल है 2 लाख साल है, 2 लाख साल है। जी जबकि दुनिया का जो टोटल जो उम्र है वो 454 करोड़ साल है। जी 454 करोड़ सालों में से 200 लाख साल कुछ भी नहीं है। लेकिन मानव जाति क्या कर रहा है, अपनी दुनिया को ये समझ रहा है कि ये मेरे लिए बना है, बाकी सब मेरे लिए मतलब बने हुए हैं, तो इसको नष्ट करने में लगा हुआ है। तो खुद की अस्तित्व के ऊपर खतरा मंडराते जा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हमको नेचर के साथ संजो के रहना है। वी हैव टू लिव इन हार्मोनी विथ नेचर। माने नेचर के साथ अति हमको कुछ नहीं करना है, नेचर में हम एक बन के जीना है। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, मतलब बातें मतलब आगे चल के हम समझने की और कोशिश करेंगे कि उस बात को चलते हुए हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे करना है, इस बात को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक मौलिक बात सबको समझने की जरूरत है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। जैसे कि मैंने बताया, जो भी लाइफ है और उसकी वैरायटी है इस दुनिया में, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसको मतलब एक्चुअली मतलब पूरे फॉर्म में जब हम देखते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं, लेकिन बायोडाइवर्सिटी कहना, जैव विविधता कहना इतना पर्याप्त है। साथ में जब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, सिंगल सेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक सब इंक्लूडेड है। माइक्रोब से लेके सैप्रोफाइट्स भी इंक्लूडेड है। सैप्रोफाइट्स और बाकी एनिमल्स में एक जो इम्पॉर्टेंट जो मतलब जो एक क्या बोलते हैं अंतर ये है, सैप्रोफाइट्स अपनी भोजन खुद नहीं ग्रहण मतलब बना नहीं सकते, दूसरे से सोख लेते हैं। लेकिन इंसान हो या जानवर हो, दूसरे जानवर हो, वो सैप्रोफाइट नहीं है, वो उसको पकड़ के खा लेते हैं, उसको हार्वेस्ट करके खा लेते हैं। लेकिन सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं, दूसरे जीव की ऊपर अपना जीवन चला लेते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स हैं। तो इस प्रकार दुनिया में जो भी लाइफ है वो लाइफ को इसमें अपन को इंक्लूड करना पड़ेगा। और इसको अपनी समझ के हिसाब से हम देखते हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, प्रजाति के स्तर पे जैव विविधता और पारिस्थितिकीय तंत्र की जो जैव विविधता है, उसको 3 प्रकार से हम देख सकते हैं। और इन बातों को कोविड की आज की जमाने में समझना बहुत आसान है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी किस स्तर पे होता है,
डीएनए के स्तर पे होता है, आरएनए के स्तर पे होता है और क्रोमोसोम के स्तर पे होता है। यदि आप मतलब अभी इसमें जितने लोग आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, यदि उनको देखते हम चारों तरफ से बाहर देखते हैं, है तो होमोसैपियन एक ही है, लेकिन सॉरी, दो होमोसैपियन एक जैसा नहीं है। इसलिए है उनके अंदर की जो जन्यु की क्रम है उसमें हल्का सा अंतर हो जाता है। कोविड कैसे अलग अलग रूप धारण कर लेता है? कोविड तो डीएनए भी नहीं है, माने उसमें दो मतलब स्ट्रैंड्स भी नहीं है जन्यु का, एक ही है जिसको आरएनए कहते हैं। लेकिन उसमें भी जब एक जगह से दूसरी जगह उसका प्रजनन करता है खुद का, उसमें सीक्वेंस में थोड़ा अंतर कर लेता है। और हर जीव कोशिश ये करता है उनकी लाइफ समाप्त ना हो, उस हिसाब से खुद को अपना एक एवोल्यूशन की ढर्रे में डाल देता है। सिमिलरली आप और हम कोरोना को जितना मरवाने की कोशिश करेंगे, कोरोना खुद को बचाने के लिए भी उतना ही कोशिश करेगा। इस बात को सबको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप और हम कोरोना का एक होस्ट है, माने हम उनके घर है, हम उनके आवास हैं, हम उनके दुनिया है। और कोरोना एक जीव है। जीव तब है जब किसी परजीवी में रहता है, बाहर चला जाता तो वो निर्जीव है। इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरा, स्पीशीज लेवल की बायोडाइवर्सिटी है। स्पीशीज तो बहुत है, मतलब इंसान एक स्पीशीज है, मतलब डॉग एक स्पीशीज है, बिल्ली एक स्पीशीज है, पेड़ में कई सारे, आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, ऐसे तितलियों में कई सारे हैं, कौवों में कई सारे हैं, ये सब अलग अलग स्पीशीज है। ये स्पीशीज लेवल की बायोडाइवर्सिटी है। और तीसरा, इकोसिस्टम लेवल की बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम लेवल की बायोडाइवर्सिटी क्या है? बच्चों को हो सकता है कई लोग समझते होंगे, हम उनको थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है। ये गैलस करके एक मुर्गे की प्रजाति है जो भारत में पाया जाता है, जिसको लाल मतलब सिर्फ लाल मुर्गा बोलते हैं, मतलब रेड जंगल फाउल कहते हैं। और यहाँ की साल फॉरेस्ट में होता है ये। दुनिया की जितने भी मुर्गे की प्रजातियां हैं जो हमने हाइब्रिड किया है या नेचर में एवोल्यूशन होके जो बाहर निकला है, वो सब इस सिंगल स्पीशीज से बाहर निकला है। तो कहने का अर्थ ये है, यदि हम एक जन्यु को कहीं नष्ट करते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा, माने उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये सोच लीजिए, किसी कारण से इस गैलस स्पीशीज का हम नष्ट कर दिए होते पहले ही आज की मानव प्रजाति के लिए, बाकी दुनिया की प्रजातियों को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि 20% प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। जिसको कोरोना ग्रस्त हुआ है उसको लोग क्या कहते हैं, भाई आपको कम से कम दिन में 2 अंडे खाना चाहिए और प्रोटीन की इंटेक बराबर रखिए। क्यों? कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारा बॉडी की जो ताकत है वो प्रोटीन से बनता है। चूंकि हम सब प्रोटीन से है, हम सब जो है, हमारा पूरा शरीर जो है, मेजॉरिटी हिस्सा पानी होता है, उसका नेक्स्ट लेवल पे कैल्शियम होता है बोन्स में, तीसरी लेवल पे प्रोटीन्स होते हैं। और प्रोटीन ही आपको लाइफ को मतलब ताकत देता है, अपना डाइट मतलब किसी से लड़ने के लिए, या अपना विरिलिटी को क्या बोलते हैं, अपने अंदर की जो ताकत होती है ना, उसको बनाए रखने के लिए। तो एक जेनेटिक लेवल का एक स्पीशीज का एक उदाहरण है। उदाहरण तो कई सारे हैं। गाजर के देखिए कितने वैरायटी है, ये सब बाजरे के वैरायटीज हैं, ज्वार के वैरायटीज हैं, गेहूं के वैरायटीज हैं, चावल के धान के वैरायटीज हैं। ये जन्यु स्तर की वैरायटी का एग्जांपल्स है। स्पीशीज लेवल की वैरायटीज को आप इस चित्र से आप समझ सकते हैं। चिड़ियों में कितनी प्रकार की चिड़ियां हैं, जानवर में कितने प्रकार की जानवर हैं, समुद्र की जीव में कितने प्रकार के हैं। ये हर स्पीशीज एक दूसरे स्पीशीज के ऊपर ही निर्भर है। ये बात भी अपन को ध्यान रखने की जरूरत है। ये स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी का आप सबको मतलब समझाने के हिसाब से चित्रों के माध्यम से ये मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। अब इकोसिस्टम की लेवल है। इकोसिस्टम की लेवल की मतलब ये समझिएगा, हम सब लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं। जनरली आजकल की स्थिति में पानी नहीं गिरता है। तो मुझे बताएं, पिछले 2-1 दिन से लगातार पानी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में गिर रहा है। किस कारण से गिर रहा है? कोई अपना उत्तर दे सकते हैं जिसके पास माइक हो? ये सब तूफान के आने से पानी, जी जी
हाँ बिल्कुल तूफान सही के है। प्रभाव से पानी गिर रहा है। तूफान अरेबिया का जो खाड़ी है, भोपाल से जी। किसी भी हालत में 800 किलोमीटर दूरी है। यदि हम रीवा की तरफ चलते हैं तो और 100 किलोमीटर ज्यादा तो जोड़ लीजिए वेस्टर्न की दिशा में। उतनी दूर में खाड़ी में जो मतलब जो साइक्लोन आया है उसका असर हमारा ऊपर दिखाई दे रहा है। ये इकोसिस्टम की लेवल की बातें हैं। माने कि आप ये सोच के बैठ नहीं सकते, चुप नहीं रह सकते। अब वहां कहीं कुछ हो रहा तो हमको क्या लेना देना है। जनवरी 12 तारीख को यहीं पे पिछले साल में मैपकास्ट में एक कार्यक्रम राजेश सक्सेना जी ने आयोजन किया था। पूरे इंटरनेट मतलब नेशनल लेवल का एक साइंटिफिक सेमिनार था। उस तब तक कोरोना का दस्तक हो चुका था दुनिया में, भारत में उसकी संज्ञान में नहीं लिया। उसी में मैंने ये प्रश्न पूछा था लोगों से, दुनिया का सबसे बड़ा कोई खतरा होने वाला है तो किससे होने वाला है। उसमें से फाइनली मतलब जब मैंने लोगों को प्रेरित किया, 2-3 लोगों ने उत्तर दिया सिर्फ कोरोना करके। अब कोरोना चाइना में आया है, जानबूझकर आया है, अपने आप में निकला आया, वो बात की बात है। लेकिन उस कोरोना से पूरे दुनिया में प्रॉब्लम है, इकोसिस्टम है। उसकी इकोसिस्टम में हमने कैसे मदद किया हम बाद में चर्चा करेंगे। अब इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है, उसकी फंक्शंस क्या है, ये आपको और हमको समझने की बहुत जरूरत है। मैं आप लोगों से एक छोटा सा एक खेल भी करवाऊंगा आपको। मतलब यदि हम 1 to 1 बगैर कोरोना काल के रहे होते, एक दूसरे को देख के एक्सरसाइज किए होते तो और बहुत अच्छा समझ में आता। लेकिन अभी भी आप लोग अपने स्तर पे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था ये जो प्रेजेंटेशन है मैं पाटीदार साहब को ईमेल कर दूंगा, आप लोग इसको फ्रीली यूज करिएगा। यूज करके अपने स्तर से अपने घर में भी लोगों को समझाइए, अपने स्टूडेंट्स को समझाइए, अपनी साथी लोगों को समझाइए। जब तक हम सभी लोग बायोडायवर्सिटी को नहीं समझेंगे, और एक कोरोना दूसरा छिपा हुआ है, ऑलरेडी एक ब्लैक फंगस निकला है जिससे आंख खराब हो जाते हैं, लोगों को और परेशानी हो रही है। ऐसे लाखों अरबों हैं मतलब जो आपको आपके ऊपर अटैक करने वाले, उन सबको समझ के उनके मतलब अपन को छेड़खानी नहीं करनी है, कहने का अर्थ ये है। इकोसिस्टम सर्विसेज में फूड है, वाटर है, फ्यूल वुड है, फाइबर है, जेनेटिक रिसोर्सेस है, क्लाइमेट रेगुलेशन है, डिसीज रेगुलेशन है, वाटर रेगुलेशन है, वाटर प्यूरिफिकेशन है, पॉलिनेशन है, बहुत सारे मतलब ये सब इकोसिस्टम सर्विसेज एंड फंक्शंस में आते हैं। एक चित्र है जिससे अभी हमने खाड़ी के बारे में जो समझ रहे थे वो बात इसमें आप लोग कोई भी समझ सकते हैं। पानी समुद्र से उठता है, उसके बाद वो बादल के रूप में चल के आता है, फिर पानी गिरता है तो भूजल स्तर को बढ़ाता है, नालों नदियों में पानी चलता है, वो पानी फिर आपको जगह जगह मिलती है। तो लेकिन पानी का रिसाइकिल चलता रहता है। लेकिन इसको हम कहीं रोकेंगे या इसको प्रदूषित करेंगे, विपरीत रूप से इसको हम रोकेंगे तो उसका भुगतना पड़ेगा हमें। इस बात को हम सबको ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखिए, यदि व्यवस्था अच्छा होगा वरना बुरा होगा, अपनी लैंड इकोसिस्टम है वो खराब रूप से आच्छादित होगा तो नाला नदी में पानी ऐसा मिट्टी के साथ बह के सब वापस चले जाएंगे। यदि चारों तरफ से लैंड इकोसिस्टम अच्छे वनाच्छादित होगा तो पानी देखिए कितना साफ है। ये एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है समझाने का। दूसरा आम है, आम में कोई इकोसिस्टम सर्विसेज है क्या? बिल्कुल, थोड़ा सोचिए समझ में आ जाएगा। मक्की है, मक्की से पॉलिनेशन होती है। यदि पॉलिनेशन नहीं होता, आप और हम जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं 100 में से 71 चीज हमको नहीं मिलेगा दुनिया में। हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को बर्बाद करते हैं। तो फाइनली हमें जैव विविधता को बचाने की क्यों आवश्यकता है, हमें कैसे क्या आवश्यकता है, ये बात समझने की हम अभी पिछले 10 मिनट लगाया उसमें। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी लैंड रिसोर्सेस माने धरातल को हमें बचाना है। धरातल के ऊपर जो भी जैव विविधता है उसे बचा के रखना है। धरातल के ऊपर जो मतलब जैव विविधता है, जो माटी के नीचे जो माइक्रोब्स हैं, केचुए हैं, फंगस है, वो सब भी जैव विविधता में आते हैं, उसे भी बचाना है। और वाटर रिसोर्सेस को बचाना है, माने जलीय और थलीय। और तीसरा, वायुमंडल को भी बचा के रखना है। और किस स्तर पे बचाए रखना है कि हमको जेनेटिक लेवल पे भी बचाए रखना, वहाँ की जैव विविधता को प्रजाति के स्तर पे भी बचाए रखना है, और इकोसिस्टम के स्तर पे भी बचाए रखना है। ये है मतलब जैव विविधता को बचाने की व्यवस्था।
क्यों बचाए रखना है? हमारा जो अन्न की जो सिक्योरिटी है, अन्न की सुरक्षा है, फूड सिक्योरिटी है, उसके लिए, पानी की सुरक्षा है उसके लिए, और अपना हवा का सुरक्षा है। कोरोना के युग में हवा का बात तो वैसे कोई नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज की स्थिति में ऑक्सीजन की मूल्य सब समझते हैं। कई सारे घरों में जो कमाने वाले बड़े बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग इस चपेट में आ गए, तो ऑक्सीजन के बगैर बेचारे इस दुनिया छोड़ के चले गए। तो आज भी हम इस बात की नहीं समझेंगे ऑक्सीजन की वैल्यू या हवा कम है, तो हम कब समझेंगे? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये भी उससे सब जुड़े हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इशू अपनी हेल्थ सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि हमने कहा था पहले, इस बात से लगभग आधे लोगों से ज्यादा लोग सहमत थे कि हम कोरोना के पास गए हैं। वो कैसे गए हैं? तो हम गए हैं, वो अपने आप में या तो चमगादड़ में था या किसी मतलब आपके पेंगोलिन में था। उसको जाके हमने उसके साथ ट्रेड किया, उसकी आवाज को नष्ट किया, उसके साथ खिलवाड़ किया। तब वहां से कोरोना ने देखा है मेरे जब आवास नष्ट हो रहा है, ये होमो सैपियन का जो आवास है मेरे लिए बन सकता है। उन्होंने कोशिश कर लिया, अपने को पकड़ लिया। तो इन 4 चीजों के लिए हम पूरे दुनिया की चिंता भी ना करें, अकेला होमो सैपियन की माने मानव प्रजाति की निरंतरता के लिए सोचे, भोजन की सिक्योरिटी के लिए, अपनी पानी की सुरक्षा के लिए, अपनी एयर की सुरक्षा के लिए, अपनी हेल्थ की सुरक्षा के लिए हमको जैव विविधता को बचाने की जरूरत है। तो अब ये रोल प्ले की मैं जो बात कर रहा हूँ, आप ही लोगों से मैं करवाऊंगा, उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोग मुझे ये बताएं कि कितने लोग भोजन के बगैर सक्रिय रूप से कितने दिन जिंदा रह पाएंगे? आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में डाल लीजिए, हम बाद में देख लेंगे। लेकिन इफेक्टिवली माने अपने सारे काम करते रहना है, भोजन के बगैर जीना है, पानी पी सकते हैं, हवा ले सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन से ज्यादा हम बगैर भोजन के अपने सारे काम जैसा आज कर रहे हैं वैसे करते हुए हम काम नहीं कर पाएंगे। ये तो रोल प्ले में भोजन की बात हो गई। अब आएगा पानी की बात। बुंदेलखंड के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, हम लोग पठार पे रहते हैं, मतलब जरूर ईस्टर्न की तरफ थोड़ा जंगल है, थोड़ा वहाँ पानी ज्यादा गिरता है, लेकिन मेजॉरिटी मध्य प्रदेश में, वो नॉर्दर्न हो या वेस्टर्न हो, पानी की मात्रा कम है, धूप ज्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में हम कितने मतलब घंटों के लिए या कितने दिनों के लिए बगैर पानी की सक्रिय रूप से अपना काम कर पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटे, ज्यादा ताकत वाला होगा तो 24 घंटे, जिसको ले जाके बुंदेलखंड में, टीकमगढ़ में खड़ा कर दे, छतरपुर में खड़ा कर दे, और काम भी करना, पानी नहीं पीना तो मरा, मतलब वो जो भूखन मर जाएगा बगैर पानी के। तो कुछ घंटों के बगैर, पानी के बगैर हम नहीं रह सकते। तो सबसे तीसरा प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है इस रोल प्ले में ये कहते हैं आप सब लोग कि इसमें यदि मृत्यु होती है, इस मतलब पर्टिकुलर रोल प्ले करते हुए, उसके लिए जो अभी मैं करवा रहा हूँ ये काम आपसे, मूर्ति इसका जिम्मेदार नहीं होगा, ये मैं आपसे लिखवा के ले रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है, अपनी नाक और मुंह बंद करके जी के दिखाना है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया हुआ आदमी हो, 2-4 मिनट से ज्यादा श्वास लेते बगैर जी नहीं सकता। इफेक्टिवली जीना तो दूसरी बात है। तो आज की स्थिति में ऑक्सीजन के कारण जो है मारामारी यही हो रही है हॉस्पिटल्स में। तो कहने का अर्थ ये है कि जैव विविधता का मुख्य जो अर्थ है वो ये है, हमें अपने को ऑक्सीजन चाहिए, हमें को हवा, स्वच्छ हवा चाहिए, हमको साफ पानी चाहिए, साफ भोजन भी चाहिए। साफ भोजन नहीं खाएंगे तो मतलब कैंसर दूसरा बीमार है वो लगा हुआ है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है, यदि हमको अपना स्वास्थ्य के रूप में सुरक्षित बनाए रखना है खुद को, तो हमें तब भी जैव विविधता मतलब जो इकोसिस्टम लेवल के हो, कुछ दूसरे स्तर के हो, उसे हमें छेड़खानी नहीं करनी है। ये बात स्पष्ट है। अब मैं ये मतलब कुछ चित्रों के साथ अगले 5-6 मिनट में इसको समाप्त करूंगा। ये वेस्टर्न मध्य प्रदेश की मतलब धरातल है, हमको ऐसे बचाए रखना है धरातल को या ऐसे बचाए रखना है, दोनों में हमको चयन करना है। और इस बात को चयन करने में, इसको नष्ट ना करने में या उसको वापस उस दिशा में ले जाने में आप और हम ही कर सकते हैं काम। पानी देखिए, पानी हमें ऐसे बनाए रखना है, और इंदौर का पानी ऐसे पिकअप करते हैं पिलाने के लिए,
और ऐसा रखना है भेड़ाघाट का नर्मदा का पानी है। तो मैंने धरातल को कैसे मैनेज नहीं करना, कैसे करना मैंने दिखाया, और कैसे पानी को जलातल को कैसे हमको मतलब बनाए रखना है उसके बारे में चित्र है। अब वायुमंडल है, वायुमंडल के बारे में तो पहले तो हम ये कहते थे कि वहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा है दिल्ली में, आजकल लोगों का ऑक्सीजन का भी कीमत समझ में आ गया है। तो हमको ऐसे रखना है, मतलब एक साफ सुथरा वातावरण हो जिससे दूर से दूर तक दिखाई दे, यही वायुमंडल का बनाए रखने का है। दूसरा है अपना जो नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है, वो है वंदे मातरम है। वंदे मातरम का जो शब्द है कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, इसका मीनिंग भी यही है भाई। सुजलाम का मतलब है स्वच्छ पानी है, सुफलाम का मतलब है अच्छे फल है, मलयज शीतला माने ठंडी हवाएं हैं जो पहाड़ी के ऊपर से निकल के आते हैं, सस्य श्यामलाम का मतलब है जहां देखो वही मतलब हरा भरा है। यदि ये सब होगा, हम ऐसा माता को वंदना करते हैं, हमें क्या करना है, उस दिशा में हमको अपनी दखल देनी है। इस दुनिया 454 करोड़ साल का दुनिया है, इसको हम पिछले 250 सालों में इसकी ओजोन लेयर खत्म समाप्त कर दिया। मैंने ओजोन लेयर समाप्त करने का अर्थ है सूरज की प्रताड़ना को हम इन्वाइट कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यही है। माने जो ये कवच था ओजोन लेयर, जो अल्ट्रावायलेट रेस और बाकी जो सूरज की जो मतलब हानिकारक जो रेस आते थे उसको रोकता है, उसको भी खराब करने में हम तो लगे, उसको वापस खड़ा करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो कहने का अर्थ ये है, यदि हम अपनी अकेला बंकिम चंद्र चटर्जी साहब का जो उनकी रूपकल्पना देश को लेके, उसे हम साकार करेंगे, हम उस दुनिया को वापस ला सकते हैं। उसी को आज की स्थिति में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रूप में बताते हैं, उसको भी आप लोग ध्यान मतलब कर सकते हैं। मैंने इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीजें हैं, 13, 14, 15। माने 13 में क्लाइमेट चेंज की एक्शन के बारे में बात करता है, 14 पानी के जो जीव के बारे में बात करता है, 15 धरातल से संबंधित जीव के बारे में बात करता है। बाकी सारे विकास इन तीनों चीजों को, आधारशिलाओं को बचा के चलेगा, बाकी मानव की प्रजाति बाकी काम कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। ये सब मैं स्किप कर रहा हूं। तो फाइनली इस बात को हम कंक्लूड करेंगे कि हमारा जैव विविधता को क्यों बचाए रखना है। हमारा भोजन जैव विविधता से मिलता है, हमारा पानी की व्यवस्था जैव विविधता से ही मिलता है, हमारा साफ सुथरा जो आसमान है और हवा है जैव विविधता से मिलता है, हमारा हेल्थ सिक्योरिटी जैव विविधता से मिलता है। हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में 2-4 बातें हम करेंगे अब यहाँ। कोरोना को इससे पहले भी स्पेनिश फ्लू आया था 100 साल पहले, लेकिन वो यूरोप में सिमट के रह गया। लेकिन कोरोना पूरा दुनिया में कैसे फैला है, इसलिए कि हवाई जहाज उस समय पे नहीं था इतना। यदि कोरोना को चाइना में ही रोकना था, हमको कुछ नहीं करना था। द मूवमेंट हमको समझ में आ गया कि भाई वहाँ कोरोना है, उस जगह से आवागमन को बंद कर देते हवाई जहाज का। आज भी वही कर रहे हैं ना। लॉकडाउन में क्या करते हैं आज, मतलब इतनी हास्यास्पद स्थिति है, चिंताजनक स्थिति है। हम एक गली मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन एक घर से दूसरे घर में हम यदि बात करना हो तो वीडियो कॉल से बात करते हैं। और दूसरी बात, मतलब विडंबना की बात कर रहा हूँ, यदि आपकी मेरी घर में किसी को कोरोना हो गया, उनको आइसोलेशन में रखा, उनसे भी वीडियो कॉल से बात करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आवागमन को रोकना पड़ेगा। आवागमन को तब तक रोकना पड़ेगा जब तक कोरोना के ऊपर हम जीत हासिल ना करें। अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट को कोरोना कैसे आया है, इसको ज़ूनोसिस बोलते हैं। ज़ूनोसिस मतलब है एक जानवर में जो बीमारी है वो दूसरे जानवर में फैलता है। जितने भी बीमारियां हैं उसमें से 61% जो बीमारियां, जो 1400 से ज्यादा बीमारियां हैं, उसमें 61% एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलने वाले हैं। जब हम मतलब उसको हम ज्यादा मौका देंगे, वो आपके ऊपर हावी होगा। यदि हम डिसीज का या पैंडेमिक्स का हिस्ट्री देखेंगे, देखिए 3rd सेंचुरी में स्मॉल पॉक्स शुरू हुआ और 2019 में चल के कोविड के रूप में निकल आया।
और एड्स का मतलब, एड्स का असली वैक्सीन अभी मतलब 15 साल के बाद निजात हुआ है। कोविड के रूप में वैक्सीन जो कहते हैं वो आपकी हमारा जान बचाने के लिए है। एग्जैक्टली साइंटिफिक मतलब मेडिकल लैंग्वेज में वो वैक्सीन नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें। कहने करती है हम जाके जबरदस्ती उस पर्टिकुलर जहाँ पे उस पर्टिकुलर परजीवी किसी दूसरे जंतु में है, दूसरे वन्य प्राणी में है, उसको या उसकी आवाज को हमें छेड़खानी नहीं करना चाहिए। तो अन्यथा क्या होगा, वो जानवर जंप होके, जैसा ये पेंगोलिन से जंप होके अपने ऊपर आया या आपकी बैट से जंप होके अपने ऊपर आया, तो ये कहने करती है आओ बैल मुझे मार। तो हम अभी भी ये बात को नहीं समझेंगे, अभी भी हम अपनी मतलब ये सारे व्यवस्थाओं के लिए हम दुनिया को बनाए नहीं रखेंगे, कैसे काम चलेगा। गांधी जी तो कह के चले गए, लेकिन उसे पालन किसको करना, मुझे और मुझे आपको करना है। अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सैटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड्स, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये भी कहा है, द गुड मैन इज द फ्रेंड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, द ग्रेटनेस ऑफ नेशन कैन बी जज्ड द वे एनिमल्स आर ट्रीटेड। तो हम वाइज तो है, होमो सैपियन का मीनिंग है वाइज मैन है, हम वाइज तो है, लेकिन पिछले जब से मैंने इन चीज़ों को देखना शुरू किया मुझे ये बात समझ में आया हम अच्छे नहीं हैं। जब हम वाइज होने के साथ, बुद्धिजीवी होने के साथ अच्छे इंसान बनेंगे तो हम इस दुनिया के साथ हम एक रणनीति के साथ, उसके साथ अपना हाथ मिला के साथ में चलेंगे, हार्मनी के साथ चलेंगे, तभी इस जीवन का एक सार्थकता होगा। वो कब बोलेगा, जब आपका और मेरा जो ज्ञान है सभी लोगों को मिले और उसके बेसिस पे वो हम लोग इस दुनिया के साथ जी सके, एक बन के जी सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यही पे मैं अपना वक्तव्य रोकता हूँ। मेरे से कोई किसी से आप में से कोई संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरा ईमेल आईडी है, पाटीदार साहब के पास भी है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो ग्रुप में भी डाल दें। तो आप लोग और कोई भी मेरे से सवाल पूछना चाहें यहाँ से पूछ सकते हैं। मैं अपना शेयरिंग को यहाँ बंद कर रहा हूँ और अब अपना आपस में संवाद करेंगे। सर मेरा एक प्रश्न था। हाँ जी प्लीज। सर आपने टाइगर की जो काउंटिंग को, मतलब जो बाघ की जो संख्या को गिनने के लिए जंगल में किस तरह की तकनीक प्रयोग की जाती है, आपने उसमें कुछ इनोवेशन किया है, आप सर उसके बारे में जानकारी देंगे सर? टाइगर की काउंटिंग में इनोवेशन तो मैंने अपनी तरफ से कोई इनोवेट नहीं किया है, लेकिन मैं 2-3 बातें मतलब आपकी प्रश्न के माध्यम से उत्तर देना चाहता हूँ लोगों को। धरातल अच्छा है, जैसा आज की स्थिति में इंसान स्वस्थ है उसको कहीं एंट्री दी जा सकती है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपका थर्मो रेगुलेटर से आपकी टेम्परेचर नापते हैं, फिर उसके बाद आगे बाकी का जो लक्षण जो आते हैं वो बाद में देखते हैं। तो सिमिलरली यदि धरातल अच्छे स्वास्थ्य में है, इसका अर्थ है अपनी भारत के इलाके में कोई ना कोई टॉप मोस्ट प्रेडेटर वहाँ पे बच के रहना चाहिए। और पन्ना में क्या हुआ था, पन्ना में टाइगर समाप्त हो गया था। मेरे लिए किसी एक लैंडस्केप में, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में टाइगर को समाप्त होने का मतलब है उसका बीमारी शुरू हो गया, माने वहाँ पे कोरोना का शुरुआत का लक्षण शुरू हो गया। उसे कैसे रोकना है, वापस वहाँ पे उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है। तो पन्ना एक एग्जाम्पल ऐसा है कि जहाँ पे पूरे पन्ना के टीम ने, बुंदेलखंड बघेलखंड की जनता ने मिलके वहाँ की टाइगर को वापस लाया। कितने एरिया में वापस लाया, 500 वर्ग किलोमीटर में। आज वहाँ पे 30,000 वर्ग किलोमीटर में पन्ना के टाइगर हैं। तो पन्ना के टाइगर के नाम से मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, पहले टाइगर स्टेट का दर्जा छीन गया था, वापस मिल गया। पन्ना के शेर 60 जुड़ गए उसमें से, जबकि हमको 2 नंबर से मिला था मध्य प्रदेश का। और दूसरा, पूरे इंडिया ने टाइगर को दुगुना करने में अपना संख्या बढ़ा ली, तो अपना बात दिखा दी। कैसे दिखा दी, पन्ना का उसका कुछ भी श्रेय है। चूंकि जब दुनिया में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की एक इंडिकेटर है टाइगर, वो समाप्त हुआ, पूरे दुनिया जूझ रहा था कि वह टाइगर को कैसे वापस प्रतिष्ठित कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर जो लेसन है पन्ना ने दुनिया को सिखाया। दैट्स वन थिंग। और दूसरी बात, जलीय व्यवस्था में क्या इंडिकेटर्स हैं। यदि चंबल की हम इकोसिस्टम देखते हैं, वहाँ घड़ियाल है। दूसरा स्किमर बर्ड है।
और दूसरा हम मतलब नर्मदा की बात करते हैं तो वहाँ पे महशीर का मछली है। ये सब इंडिकेटर्स हैं। माने इस इंडिकेटर्स को भी वापस लाना पड़ेगा। वायुमंडल का इंडिकेटर क्या है? साफ दिखाई देना, जहां से कोसों दूर मतलब देख पाते हो, वही वायुमंडल का एक इंडिकेटर है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम धरातल के लिए और जल स्थलीय व्यवस्था के लिए, जलीय व्यवस्था के लिए, वायुमंडल के लिए हम अपने इंडिकेटर्स को चुनेंगे। यदि वायुमंडल की एक इंडिकेटर है तो मेरे से कहेंगे तो मैं कहूंगा कि आपकी मतलब जो मक्खी है, तितली है, वो है। यदि वो आपकी मतलब वायुमंडल में मतलब तितली भंवरें घूमते चल रही है तो आपकी वायुमंडल भी अच्छा है। ये इंडिकेटर्स मैंने इस इंडिकेटर्स को वापस लाने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए फिर मेटिकुलसली हमें काम करना पड़ेगा। तो लेकिन कहने का अर्थ यह है कि दो बातों में होती है, धरातल, जलीय व्यवस्था को, थलीय व्यवस्था को, वायुमंडल को बचाने के लिए क्या करना है, वहां जो दुष्परिणाम हम जो कर रहे हैं उसे समझ के रोकना पड़ेगा। उसको वापस मतलब वहां पे जो दुष्परिणाम से हमने वापस जो मतलब वहां जो खोया है उसे वहां वापस लाना पड़ेगा। तब जाके कैसे करना है। यदि बच्चे हर मतलब जहां पर भी व्यवस्था है अपनी पेड़ पौधा लगवाने की लोगों को प्रेरित करें, खुद भी करें, पानी को बर्बाद ना करें, बिजली को बर्बाद ना करें। और खासकर जो आजकल खेतों में जो आग लगा देते हैं, अपनी पेरेंट्स को समझाएं भाई ये गलत है। पहले ऐसा नहीं होता था, नहीं होता था भाई। 10 साल पहले किसी ने नहीं देखा कि खेतों के जलाते जा रहे हैं और पूरे मैलों मतलब जो है आपकी वो लग गया, क्या बोलते हैं, ट्यूब्स लगा दिया ट्रैक्टर में लगा के, उसमें दवाई छिड़का रहे हैं। आपकी जितनी इल्ली है जमीन में, कीड़े मकोड़े सब मर जाएंगे। तो ये सब नहीं करना हमें। लेकिन ये जब समझदारी से समझदार हो जाएंगे, बहुत कुछ अपने आप ठीक है। जी प्लीज। सर बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली कि कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हाँ पन्ना जैसी जगह पर टाइगर के समाप्त होने पर यदि सबने मिलकर के प्रयास किया तो उन्हें पुनर्जीवित कर दिया, तो हमारी पृथ्वी पर या हमारे समाज में या हमारे आसपास जो भी चीजें लुप्त हो रही हैं, जिनकी वजह से पूरी पृथ्वी में एक कौतूहल मचा हुआ है, उसे भी बैलेंस किया जा सकता है। बस जरूरत है तो हम सबके मिलकर के प्रयास करने की। और आपकी एक लाइन बहुत खूबसूरत सी लगी कि आपके ज्ञान का और हमारे ज्ञान का भरपूर संयोग सबको मिल जाए तो सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि बहुत खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल। यहाँ पे एक नाम तो नहीं है, वहां पे हाउ टू सेव बायोडाइवर्सिटी एट होम करके लिखा हुआ है। मैं एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बना के पाटीदार साहब को भेज दूंगा मैं ईमेल से, तो आप सबको सर्कुलेट करा दीजिए। क्योंकि हमें क्या करना है, लिस्ट करना, लिस्ट लगा के उसको वो सब बहुत आसानी से घर में मतलब ये सब कर सकते हैं। पानी का रिसाइकिल करें, पानी को बर्बाद ना करें। यदि कई लोग जो है ब्रश करते हैं टोटी खोल के, बंद करें, मग से मतलब पानी का उपयोग करें, सेवन करें। जहां पर भी जगह हो अपना किचन गार्डन उगा दे, फिर देखे वहां पे कीड़े मकोड़े आने लगते हैं और उसके बाद पक्षी भी आने लगते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। अपने अपनी मतलब स्तर पे हम जैव विविधता को नष्ट ना करें, इस दिशा में कोशिश कर सकते हैं। जैव विविधता को बढ़ावा देना, ये भी हम कर सकते हैं। और खासकर बच्चों के लिए कह रहा हूँ, एक आम का सीजन शुरू हो गया, इसके तुरंत बाद जैसा पानी गिरने लगता है जामुन का सीजन शुरू होगा। आम का गुठली, जामुन का बीज, ये दोनों एकत्रित करें। आपकी गांव के आसपास की जहां पर भी नाला नदी है या बीहड़ मतलब जमीन है, खाली जमीन है, बंजर जमीन है, अपने टीचर्स की मदद से उसको छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा ले लें, 2-3 पानी गिरने के बाद थोड़ा सा खोद के करोद मतलब कदो क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा सा मतलब मिट्टी को हटा के, हाँ करोद के, फिर उसमें लगा के उसको दबा दीजिएगा। ऐसा करने से मतलब कई सारे मतलब यदि मान लो हम 100 लगाते हैं बीज, उसमें से 15-20 में निकल आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको हर साल मॉनिटर भी करें, हर साल ये काम करते लोगों को इसमें प्रेरित, इस काम के लिए प्रेरित भी करें। और सीताफल का बीज आते हैं उसको भी फेंके ना। तो बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो हम कर सकते हैं। जी जी निश्चित रूप से सर, बच्चों ने हमें विश्वास दिलाया था कि जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया, लेकिन बच्चों के सहयोग से वो जन जन का अभियान हो गया है। हमारा भी उद्देश्य यही था कि हमारे बच्चे इस कार्यक्रम को सुने
और बायोडायवर्सिटी को क्यों बचाना है, यदि उनके दिल में इस बात का असर हो गया है तो निश्चित रूप से किसी की हिम्मत नहीं होगी, किसी अभिभावक, किसी पेरेंट्स, किसी टीचर की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी उनको से और उनके संरक्षण के जो कार्य है उनमें उनको सहभागी करने से रोक सके। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें सिर्फ पूरी मेरा उम्मीद सभी लोग है कि हमारे बच्चों तक ये बात पहुंची है और हम सब मिलकर, क्योंकि हम सबने इस चीज को सहन किया है। जी, मेरा सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चीज को हमने जैव देखा है, विविधता प्रकृति के हर अंग अपनी को सहज के रखे। जी हाँ, नहीं, जैव विविधता अपनी निरंतरता के लिए बचाए रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू कि यदि आपका और हमारा अस्तित्व को बचाए रखना है तो जैव विविधता को बचा के रखना पड़ेगा, नहीं तो ना भोजन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना हवा मिलेगा, नहीं तो दूसरे जगह जो पड़ा हुआ है वो बीमारी उठ के आपके ऊपर, उसको छेड़खानी नहीं करनी, ये बहुत इम्पोर्टेंट। आज का इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जैसे बहुत सारे हजारों शिक्षकों व विद्यार्थियों को लाभ मिला। आपने जैव विविधता के लिए जो धरातल पर कार्य किया है, आपका अनुभव आपने हम सबसे साझा किया है, निश्चित तौर पर हमारे प्रयासों में और नयापन आएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें व हमारे दर्शकों को दिया, इसके लिए मैं व मेरी पूरी टीम सादर आभारी है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।